तो दोस्तों मैं हूं कमर सीमाम और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सारे तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sahab. Thank you so much. तार साहब अभी अभी आज एक खबर आई है कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। जो कि ज़ाहिर बात है एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है। और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब एक तो इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीज़ के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब ये जो खबर है आज पाकिस्तान के जो केयर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चीमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो है ना वो आप उर्दू में क्या लें कि लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इसराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें, होती क्या है। वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई है वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो उस दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रजीम रूलिंग है वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल असाइली थे। वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने। हालांकि वो और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैश अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसके उसको अभी अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है। अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैश अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं। सवालिया निशान छोड़ दिया गया है अल्टीमेटली। सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैश अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं। अल्टीमेटली वो अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैश अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये कैसे ना सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैश अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है विच माइट हैव सम काइंड ऑफ रोल प्लेड इन द ईरान। लेकिन जिसके बारे में आपने जो बताया है, जो मैं इसको अमेरिकन मीडिया ने जिस तरीके से यहां बताया जा रहा है कि इराक और सीरिया के अंदर जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं है, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। उन्होंने इराक के अंदर मारे हैं एरबिल की जगह पे, और एरबिल की जगह पे जिस बिल्डिंग को उन्होंने निशाना बनाया उसके बारे में ईरान क्लेम ये करता है कि ये मुसाद का, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिस था वहां पे, उस पर उन्होंने अटैक किया। दूसरी तरफ से
मसरूर बाजरानी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है कुर्दिस्तान के, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हमारा ईरान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने क्यों अटैक किया है। हाँ, उन्होंने कुछ कुर्दिस्तान के अंदर से लोगों ने इस चीज को एडमिट जरूर किया है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया गया वो कुर्दिस्तानी एजेंसी का अपना ऑफिस था। ये वहां से न्यूज आ रही। और दूसरा जो सीरिया के अंदर अटैक किया गया है वो आइसिस के ऊपर अटैक किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि सुलेमानी, जो कि उनके जनरल सुलेमानी थे, उनकी जो बरसी के ऊपर जो अटैक किए थे, उसके बदले में उन्होंने उस पर अटैक किया। ये ईरान या ये दूसरी कुछ जो एजेंसियां हैं वो इस तरीके से उसको क्लेम कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जैश ए अदल के ऊपर भी अटैक किया भी है तो उनका, अगर जाहिर है उनको उनके साथ रिजर्वेशंस होंगी तो किसी बेस पे किया है। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैश ए अदल की बात कर रहे हैं और जैश दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। तो देखिए हमारा तो कंट्रोल ही कोई नहीं ना, क्योंकि हमारा इस वक्त सिर्फ हमारा इस वक्त टारगेट क्या है कि इंतखाबी निशान किसको क्या देना चाहिए। हमारा टारगेट ये है। हमारा टारगेट ये है कि लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि ट्विटर के ऊपर लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं। टीटीपी और जैश ए अदल हमारा टारगेट नहीं है। ये मेरे अफसोस की बात मैं कर रहा हूं और ये इस तरह होना नहीं चाहिए। और मैं इसी के साथ दूसरी बात रिलेट ये करूंगा। आपने कहा कि डैवो में चले गए हमारे जो टूरिस्ट इब्ने बतूता साहब हैं, जिन मेरा ख्याल है चाइना के बाद शायद उन्होंने किसी घड़े में से चिट निकाली कि यूरोप का कुछ शहर रह गया है। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, उनको यही नहीं पता कि जब किसी मुल्क के अंदर जाते हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो क्या ऑफर कर रहे हैं भैया आप? अब बम ऑफर कर रहे हैं आप उनको, क्या वो भी बम मारे तुम्हें? आओ हमारी पुलिस तुम्हें लूटे आके, आओ यहां फंसो, हमारी अदालतें तुम्हारी तसल्ली कर दें, जज और पुलिस मिलकर लूटें तुम्हें। मुझे कन्विंस करें, मैं चैलेंज करता हूं आपके किसी भी बंदे को, मुझे कन्विंस, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं 10-15 मिलियन डॉलर लेके आने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान। मैं कहते हैं ज्यादा ले आता हूं यहां से, कई बैंकर्स के साथ मेरे रिलेशनशिप है। कन्विंस करें कि मेरे साथ वहां पे क्या होगा। मुझे कोई ऐसा जो पड़ जाता है किसी थाने का, मुझे कौन छुड़ाएगा वहां से? कोई अदालत छुड़ा सकती है? काकड़ साहब तो 3 महीने डेढ़ बाद इन्होंने क्वेटे चले जाना है। काकड़ आठ साहब तो फरवरी काकड़ साहब तो लाडले आदमी है। मेरा वारस कौन बनेगा वहां पे? मैं ले आता हूं आज 1 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन लेके आ जाता हूं। मुझे किसी आगे थाने वाला गिरफ्तार पकड़ा, मेरा हिस्सा निकालो भाई। तुम्हारी आमदन का, तुम्हारे प्रॉफिट का 10% महीने का मुझे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं हीरोइन डालने लगूं, तुम्हारे ऊपर को रेप का केस बनाने लगूं। ना अदालतें हैं, ना थाने हैं, ना कुछ है। दहशतगर्द टीटीपी जो मर्जी लेती फिरती, और बता लेती है टीटीपी सूबा सराद के अंदर, केपी के अंदर। पिछली इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर आपके कई गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे जो उनको बता देते थे वो। तो किस तरीके से बुला रहे हो भाई तुम लोगों को? कहते हो आओ बिजनेस लेकर आओ। हाँ, आपने घूमने जाना था, घड़ियां शड़ियां लेनी थी स्विट्जरलैंड से, आप चले गए वहां पे। चॉकलेट ले आए, वहां से बड़ा अच्छा चॉकलेट बनाते हैं स्विट्जरलैंड। इसके अलावा बच्चों को लेके होंगे, घूमने चले गए। पता नहीं लोगों को ना कोई हया है ना कोई बात है, किस तरह कर देते हैं। जिन्होंने इनको चाबियां पकड़ा दी हैं प्राइवेट जहाज की, पता नहीं वो कौन से किस किस्म के लोग हैं। इतना पैसा आपके पास वाफर है कि आपका प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी मकसद के जा रहा है। कोई ना आपके हालात है, ना अदालतें हैं, ना कोर्ट है। आप कहते हैं आए जी बिजनेस करें। अंदर सुइसाइड अटैक हो रहे हैं, अंदर तमाशे हो रहे हैं। उधर जैश अदल पड़, चले ईरान ने भी अटैक किया हो, एक मिसाल है। अभी टीटीपी आसपास घूमती फिर रही है, यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन सारी दुनिया कह रही है आईसिस आईसिस खुरासान जो है वो आपके पाकिस्तान के अंदर घुस के अपने वो ऑफिसेज बना रहे हैं, अपना सेटअप बना रहे हैं। टीटीपी पहले ही मौजूद है। डॉक्टर लेकिन साहब एक पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ। हुकूमतों का काम तो होता है ताड़ साहब मार्केटिंग करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना, बताना कि ठीक है ये हमें टीटीपी का थ्रेट है, ये दूसरा थ्रेट है, ये तीसरा, हम इसके लिए ये कर रहे हैं। ताड़ साहब एटलीस्ट वो जो गए हैं वहां पे उन्होंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक के जो हम रिसेंटली वो यूएई गए, सऊदी अरब गए, कुवैत गए, वहां से भी कुछ नहीं आया। तो ये जो यूरोपियन मार्केट्स को हम बताने गए हैं डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका जो मेजर एजेंडा है इस वक्त डेवोस के वो डिसइंफॉर्मेशन है, वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर है। तो हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमारे मुल्क में तो खुद डिसइंफॉर्मेशन बड़ी, हमने तो वो काजी साहब को बचाने के लिए कमीशन बना दिया। हजूर किसी को इन्होंने क्या एक्सप्लेन करना है? इनके पास को है कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मुंह कौन लगाता है? जहां पहले गए मिला इनसे कोई बंदा आज तक?
मैं बैठना चाहता हूं, काकड़ साहब मुझे बता दें आज तक कोई सिग्निफिकेंट किसी बंदे के साथ इनकी मीटिंग हुई हो, चाहे न्यूयॉर्क आए हो, चाहे ये इंग्लैंड हो, चाहे किसी, क्योंकि लोगों को पता है बंदा, द मैन हैज नो मैंडेट, ही वाज सिलेक्टेड, ही वाज नॉट इलेक्टेड टू बिगिन विद। और दूसरा, पाकिस्तान के जो हालात है उसमें क्या, मैं बल्कि इसमें छोटी सी, अगर आप मुझे 5 मिनट दें, मैं छोड़ें, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं आपके लौंडे लपाड़े के, पता नहीं मोदी का कोई रिश्तेदार है, मैं मेरी उसके साथ, मोदी साहब के साथ क्या। और मैं तो ये कहता हूं, मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया, तुम्हें नेशनलिज्म की जरूरत है। मैं आज आपको इंडिया की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये आपके लौंडे लपाड़े पड़ जाते हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा कंपेरिजन देना चाहता हूं। मैं आज बांग्लादेश के बारे में खबर पड़ी, जरा देखें बांग्लादेश में पाकिस्तान, और कंपैरिजन एक सेकंड में करके आपको बताता हूं। ये काकड़ साहब को पता होना चाहिए, ये हालात है तो आप क्या बेचेंगे वहां जाके, चूरन बेचना है वहां जाके। अब पाकिस्तान बांग्लादेश, उनकी जीडीपी 416 बिलियन है, आपकी जीडीपी 341 बिलियन है। आपकी पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन 172 मिलियन, आपकी 241। एक्सपोर्ट उनकी 59 है, आपकी 40 बिलियन है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5% है। इन्फ्लेशन वहां हालांकि ज्यादा है, 9.4% है, आपके 30% है। आपकी उनकी पर कैपिटा बांग्लादेश की इनकम $2457 है, आपकी $1505 है। लिटरेसी रेट उनका 74% है, आपका 62% है। और आपके साथ 70s तक आपके साथ थे वो। आपने जान छुड़ाई है, आप बार बार 50 से कहते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ है, इनको उतारो, इनको बोझ है हमारे, उतारो। आज मुझे लग रहा है कि आपको अफगानिस्तान भी बोझ लग रहा है, आप करते जो कुछ नहीं है। आप सड़क पेपरों में सड़कें बना के आप खा जाते हैं, बलूचिस्तान की सड़क फाइलों में, अस्पताल में बना के खा जाते हैं। आपको सबको पता है जो हो रहा है। मेरे हाफिज साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने कहा था मैं रोकूंगा स्मगलिंग, किसी को पकड़ा इन्होंने स्मगलिंग करते हुए? कोई खबर देखी, सुनी आपने कि फलां को पकड़ लिया इन्होंने वहां से स्मगलिंग करते हुए? हाँ, ये जैशे अदल पे जो अटैक ईरान ने किया, ये एक ज्यादती है कि स्मगलिंग 4 दिन स्लो हो जाएगी, ये मेहरबानी उन्होंने की है, और क्या होना वहां। चीमा साहब, तरह हकीकत मैं आज आपको छोटी सी बात, दो चीजें ऐड करना चाहूंगा जो मेरे जहन में आई। मेरे अगर काकड़ साहब ने जाना था, सबसे पहले तो होमवर्क करके जाते, 4 वेबसाइटें बनाते, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान है क्या, हम आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे, आपको वीजे किस तरह दिए जाएंगे, आपको लेबर किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, ये प्रोग्राम बना के जाते पहले। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो इस वक्त पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, आपने इतना पैसा लगा के करतारपुर मार्ग बनाया था, और उसके बाद आपने सिखों को ऑन अराइवल वीजा देने की कोशिश की। किसी सिख को ये पता नहीं है कि क्या फैसिलिटी आपने दी है, किसी को यह नहीं पता कि पाकिस्तान जाना कितना आसान है। मैंने वॉशिंगटन डीसी एम्बेसी को कहा था कि प्लीज गुरुद्वारों में जाके अपने अफसरान को भेजें, उनको बताएं कि इस अपॉन अराइवल वीजा है आपके लिए, टूरिज्म के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पैसा वहां पे लगाया करतारपुर मार्ग पे। किसी ने हिम्मत नहीं की आज तक। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया था कि बड़े ममालिक जहां पे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जहां पे वहां पे कौन आते हैं एम्बेसी में? आपकी शराफिया रूलिंग एलीट के साले और पणूजे आते हैं, वहां बहनोई आते हैं, और वो कहते हैं वी आर अनटचेबल। वो मैंने आपको बताया था, 2 बजे एम्बेसी में आते हैं, 2 सिगरेट पीते हैं, 4 कप कॉफी के चाय के पीते हैं, घर आ जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसियां इस वक्त सिवाय शनाख्ती कार्ड के और इस पासपोर्ट बनाने के कोई काम नहीं कर रही। पता है सबको, आप सबको पता है, लेकिन है को किसी को ख्याल हो ये क्या हो रहा है दुनिया में? सब है को पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहता हो तो किसी को ये पता चले ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आप तो पैदा होते हैं, शराब की रूलिंग एलीट का बच्चा पैदा होता है, वो आते ही सीधा यूके आता है, उसका जो टारगेट ही टोरंटो होता है, इंग्लैंड होता है, दुबई होता है उसका। तबाही का बायस ही है। मैं आपको क्या बताऊं, आपके सब लोगों को पता। आपके जज देख लें, मैंने आपको कहा था पिछली दफा, 2 जज तो आपके ये साथ, मैं बल्कि हैरान हूं। कल एक मेरा दोस्त है जर्नलिस्ट, उसने कहा कि हमें पता था जब फारूक बंदयाल ने जाना है तो ये दूसरे जजों के साथ क्या होना है। मैंने कहा इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि दिस वाज अ सेटअप। उसने कहा सेटअप है या नहीं जिस तरह भी, लेकिन काजी साहब को चाहिए था, इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, इनके ऊपर है, कहते हैं आमदन से ज्यादा इनके असासे बताते हैं, क्यों नहीं यार? इनकी बच्चों की, इनकी बीवियों की नेशनलिटी एक्सपोज क्यों नहीं की जाती? क्या वजह, क्या बात रोकती है आप? इसका मतलब सभी गंदे हैं फिर, इसलिए नहीं करते ना आप। वरना सामने रखें, अगर आप इतने साफ सुथरे हैं, चेक खोल के सामने रखेंगे। मैंने उस दिन आपको, मैं अभी आज भी कह रहा हूं, आपने अदलिया सेटअप करनी है, ठीक करनी है, तो सारी के सारी हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेशनलिटियां, इनके एसेट्स पब्लिक किए जाएं, और लोगों को बताया ये जज किस तरह बने थे भाई, ये किस किस के रिश्तेदार हैं ये।
लेकिन अगर मुश्किल है तो फिर ये इनको ना भेजे बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है। मुझे कन्विंस कर लेना, मैं आता हूं, मैं पैसे लेके आता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस वक्त, मैं पैसे लेकर आता हूं, 50 मिलियन ले आता हूं, मैं ले आता हूं बैंक, मेरे तो इधर प्रॉपर्टी अपनी मैं रख के ले आता हूं सारा कुछ बैंकों से पैसे। मेरे साथ हो गया क्या, एक एसएचओ अगर मेरा गिरबान पकड़ लेता, मुझे कौन छुड़ाएगा? कोई है ताकत किसी के पास? एक जज मेरे गल पे आ जाता, मैंने कौन छुड़ाएगा उसे? और लोगों के साथ हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। अन्नड़ केस हुआ था, एक बहुत बड़ा मशहूर है, आपको पता है, हिस्ट्री बनी थी उसके ऊपर, अन्नड़ केस हुआ था। वो बाहर से गया था पैसे लेके। मेरे कई दोस्त गए जो जलीलो ख्वार होकर वापस आए, प्रॉपर्टियां छोड़ के भागे वहां पे, E7 के अंदर कोठियां और घर गाड़ियां छोड़ के फर्निश भागे वहां से, जब पड़े वहां पे लोग उनको। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता, इस तरह कौमें, इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह ये चला रहे हैं। दुख वाली बात है, लेकिन ये कि कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। बात तो ये है, लोग ये देखे ना, ये सारे इश्यूज लोगों के क्रिएट किए हुए। ये ब्रिटिश नहीं छोड़ के गए इश्यूज। ब्रिटिश तो रेलवे बना के दे के गए थे, आपने तबाह कर दी। नहरें बना के गए थे, वो तबाह कर दी आपने कोई एक सिंगल चीज नहीं बनाई। आप जो ब्रिज बनाते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब कराची से बना के अभी इस्लामाबाद पहुंचे तो पीछे गिर गया था वो, आप ये बना रहे हैं। आपकी हाईवे बनाती कोरिया आके, आपका आपका सी पैक बनाते हैं चाइना आके। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पैसा लूट के कमीशनें लेके भाग रहे हैं वहां से, आप तो सिर्फ यही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने ये क्रिएशन ये सारी लोगों ने की ना, करप्ट लोगों ने, लेकिन ईमानदार लोग कहां से आएंगे? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आपसे, क्वेश्चन है आपसे, कहां से आएंगे? इधर से कोई पैदा होगा ना, क्यों नहीं पैदा हो रहा 76 साल से, क्या वजह? और अगर 76 साल से नहीं हो रहा तो आगे कौन सी गारंटी को पैदा होगा? आप तबाही से तबाह तरीन होते जा रहे हैं आप। और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया तब्दील हो गई बिल्कुल। फिर मैं मोदी की बात करूं, देखे ना, वहां मोदी आया ना नया, एक और क्या चीज नहीं आई। अगर मैं उसकी बात करूं तो कहते ने राह दा बंदा यार, ये इंडिया का एजेंट है। और यार मुझे एजेंट बनने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले ही अमेरिकन हूं यार, मुझे इंडिया क्या दे सकता है? तुमने क्या दिया है मुझे? जलीलो ख्वार करके निकाला वहां से, और क्या किया तुमने? हाजिर किया मुझे। हाँ, तुम्हें बताएं तुम्हारे पड़ोस में दुनिया बदल गई है तो तुम माइंड कर रहे हो, तो नाज कहते नहीं जी, नौज बिल्ला जी, वो हिंदू ने जी, वो हिंदू ने। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ IMF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਲੂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ क्रिश्चियन ने वो भी। लेकिन चीमा साहब ये दर हकीकत जो देखा जाए तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कभी कोई अच्छी बात भी करें आप और मैं बैठ के कहें कि देखें जी, दूध की नहरें बहने वाली। काकड़ साहब जा रहे हैं, काकड़ साहब को बुलाया गया है वहां पे, लाइनें लग गई। मेरे मुर्शिद कहते थे जो जेल में आज बैठे, उन्होंने कहा था बाहर से लोग आके यहाँ जामे करेंगे। वो मेरा एक छोटा सा बच्चा था, वो कहता था हम इतने बिलियन लाएगा, इतने मुंह पे मारेगा। वो फिर ओ लब नहीं पे वो कहते इतने इधर मुंह पे मारेगी, उधर इतने इतने बिलियन इधर मारेगी, इधर इतने बिलियन इधर मारेगी। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहते मेरे डैडी ने तुझे टिकट क्यों देता, मेरे घर लड़ाई पे आ गई। वो कहते थे 200 अरब डॉलर बाहर से आएंगे और खान साहब ऐसे निजाम को बेहतर कर देंगे। वो तो कहां साहब आएगी, कहां साहब मारेगी, इसके मुंह पे उठा उठा के डॉलर मारेगी। कहते लोग आएगी इधर लाइनों में लगेगी, गोरा इधर जाबे करेगी। यार खुदा का नाम लो यार, कैसी बातें कर डॉक्टर साहब, वो भी तो एक वक्त था कि 2018 में कई बहुत सारे भोले और मासूम पाकिस्तानी जो बाहर नौकरी करते थे इस्तीफे देके पाकिस्तान आ गए। एक डॉक्टर यहाँ से, एक डॉक्टर है, एक तो डॉक्टर पढ़ना गया, खोटे पैसे और वापस आया, खोटे पैसे। इसको क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे? इसको कहेंगे अकल की कमी। जिस तरह मैं बताता हूं क्या है ये वैसे ना हमारी कौम में हर वक्त इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, और कहां होते हैं ये भी बता देता हूं। हर छोटे शहर के बसों के अड्डे के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा 100 बंदे खड़े होते हैं, दरमियान में एक बंदा नीचे बैठा होता है चादर डाल के। वो कह रहा होता है जी 100 रुपया दो, मैं जेब से 500 बना दूंगा। 100 बंदा खड़ा होता है, बेवकूफ बना सामने खड़ा होता है। मेरे जैसा बंदा सोचता है यार इसकी जेब में प्रिंटर लगा हुआ है कि 100 रुपया दे के ये 500 निकाल देता है, लेकिन 100 बंदा कहता है जी हो रहा है, ये कर रहा है। और इसी तरह के लोग इधर भी तो है ना कई। अच्छा देखें, MD होना, वकील होना ये जहानत की निशानी नहीं होती। उसने रट्टा लगा के इम्तिहान दे लिया, अकल तो नहीं आई ना उसमें। यहां से कई डॉक्टर गए भागते हुए, खोटे पैसे और वापस आए। खोटा पैसा नहीं जिस तरह वापस देते दुकानदार, उस तरह वापस आए। कई कई आज भी तड़प रहे हैं। ये यहां से जो डॉलर दे रहे हैं, यहां से सबसे चंदा इस वक्त PTI का सबसे चंदा यहां से जाता है अमेरिका से। शौकत खानम किसने बनाया? सारे अमेरिकन जो पाकिस्तानी बेवकूफ थे,
खान साहब आके क्वाली कराते थे बड़े आराम के साथ से, बोरियों की बोरियां भर के यहां से ले जाते थे। तो लिए पर लेकिन बेवकूफी के ऊपर लिखा थोड़ी होता कि फलां बंदा बेवकूफ है, माथे पे थोड़ी लिखा होता है। आज भी डॉक्टर तड़प रहे हैं, मजे की आपको बताता हूँ, अमेरिकन डॉक्टर जो पाकिस्तानी, वो आज भी तड़प रहे हैं पीटीआई के लिए। वो कहते जी खान साहब आएंगे। अब कहते क्या है, कहते जी पीरनी ने खराब किया है, खान साहब ठीक सा ना, पीरनी पै गई मगर, कहते मगर पै गई सी, कहते पीरनी पैड़ी सी, वो ठीक सी। चलो सीमा साहब, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त हालात जो हैं, अगर लेकिन हाँ, जो अगली बात खासकर करना चाह रहा था, एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आ रही है ना, जो मैं देख रहा था, तो कई चीजें बड़े मानी रखती हैं, और देखने वालों के लिए कई सिग्नल उसमें मौजूद है। वो सिग्नल क्यों मौजूद है उसमें, कि खास डॉक्टर जयशंकर साहब का ईरान जाना बड़ा बामानी है। अब आपको मैं ये भी बल्कि सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि वहां पे बातें क्या हुई हैं, खासकर ईरान के अंदर ईरान ने उनके साथ गिले शिकवे क्या किए हैं। बल्कि डॉक्टर जयशंकर की 2 मुलाकातें हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और उसके बाद रईसी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। जो बातें खासकर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जयशंकर साहब ने अपना बल्कि अभी तक वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन वहां पे जो एमकेवी जिसके ऊपर अटैक हुआ था शिप के ऊपर, उसकी सुना है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया जयशंकर साहब ने जाके कि वो जो हमारा जो एमकेवी शिप था जिसके ऊपर मिसाइल मारा था, वो उन्होंने ईरान को ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन चीजों का इजहार किया है वहां पे, और खासकर दहशतगर्दी के हवाले से और होतीज के हवाले से उन्होंने अपना उस पर भी इजहार किया है कि हमारा जो है हमारा ट्रेड और ऑयल वहां से आता है, उस पर कंसर्न है वो। जो दूसरी तरफ जो इस वक्त उन्होंने जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ईरान है, उन्होंने सीधा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को ब्लेम किया है कि ये जंग सिर्फ अमेरिका करा रहा है और 24,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो रईसी साहब ने खासकर उनके साथ जो मुलाकात हुई है, उनमें उन्होंने खास बात की है कि चाबहार पे इंडिया तेजी से काम क्यों नहीं कर रहा है। ये उन्होंने इस पे ऊपर अपना तशवीश का इजहार किया है कि इसको सही तरीके, हमने इंडिया को दिया था, चाबहार की लीज दी थी, लेकिन इंडिया इज नॉट यूजिंग इट और नॉट यूजिंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि वहां पे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचा जाए, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान अपनी प्रोडक्ट भी लेके जा सके, उसके साथ सारे अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके। लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर अभी तक कोई सिग्निफिकेंट उसके ऊपर नहीं लगाई, जो चीज है डेवलपमेंट सही नहीं की, उनको रिजर्वेशन है ईरानियों को इसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब का जाना इट वाज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी पॉजिटिव। रीजन ये है कि ईरान इज प्लेइंग अ मेन रोल राइट नाउ इन इजराइल गाजा वॉर, उसके अंदर, और उसमें वो कहते हैं सारी इस गाजा की सारी चाबी इस वक्त जो है, चाबियां सारी ईरान के पास है। और इस वक्त दुनिया के अंदर अगर देखा जा सके तो इस गाजा की जंग की वजह से, रेड सी की वजह से इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4% पूरी दुनिया में बढ़ चुका है उस एक जंग की वजह से। इस वक्त वहां पे जो शिप्स हैं वो मजबूर हो चुके हैं कि वो रेड सी की बजाय अफ्रीका से लेकर अपना ट्रिप लेकर आए, जिसमें तेल भी ज्यादा लग रहा है शिपों का और दिन भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सारा एक इशू तो है, और उसमें ईरान सीम्स लाइक अगर देखा जाए तो ईरान लुक सक्सेसफुल इन इट। हुतियों का उनका जो तजर्बा था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा इसी हवाले से, जब हुतियों की बात हुई है तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि हुती है कौन। मैं पिछले दिनों जब हुती के बारे में पढ़ रहा था, आई एम सरप्राइज्ड, 1990 के अंदर इंसारुल्लाह इनका नाम, पहला नाम इंसारुल्लाह था इनका। अली अब्दुल्ला साले जो था इनका, वो जो ईरान जो यमन का रूलर था, 30 साल उसने वहां पे हुकूमत की, $30 बिलियन करप्शन में उसने बनाए। और जैदी, ये जो जैदी है, शिया अंदर एक फिरका है जैदी, तो ये जैदीज जो है इनके इन्होंने इसको बनाया। पहले अल हक पार्टी बनाई, हुसैन होती उसका नाम था, उसको उसने, और 2004 में हुसैन होती को मारा गया, मर्डर किया गया उसको। शुमाली यमन के अंदर, नॉर्दर्न यमन के अंदर इनका कंट्रोल था। अरब स्प्रिंग में इनको ज्यादा बूस्ट मिला, जिसमें हुतियों ने, इन जैदियों ने खासकर जो उनका अब्दुल्ला साले था, उसके खिलाफ इन्होंने बड़ी भरपूर एक मुहिम चलाई।
जिसके बाद वो 2004 उसके बाद आजकल जो इनका चलाने वाला है उसका नाम है अब्दुल मलक होती, 40 साल उसकी उम्र है और वो हुसैन होती का भाई है छोटा। और वो ही इज ऑलवेज अंडरग्राउंड, उसकी प्रेस में ज्यादा नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त होतीज दे हैव प्रूवन देमसेल्फ। और दूसरा सबसे बड़ी जो उनकी मैं समझता हूं सबसे ज्यादा खतरनाक इस वजह से बन चुके हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ जंग कर करके दे हैव बिकम ट्रेन्ड एंड दे नो हाउ टू फाइट द गुरिल्ला वार। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने यमन की हुकूमत के साथ मिलके कारपेट बॉम्बिंग कर करके उनके ऊपर सारा कुछ अमेरिका की सपोर्ट के साथ उनको मेरे मकसद दे हैव मेड देम अ स्ट्रॉन्गर पीपल। तो होती इस वक्त मैं समझता हूं कि दे आर होती ईरान और हिजबुल्लाह दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। अमेरिका इज ऑन द रन मैटर ऑफ फैक्ट। और इसराइल अपनी वॉर अटैक में तो लोग तो वो मार रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर पीआर के हवाले से इस वक्त दे आर लूजिंग द वॉर। दुनिया सारी ऑलमोस्ट खिलाफ है। द एंटायर वर्ल्ड इज सिंपथाइजर विद द गाजा, विद द फलस्तीनीज। डॉक्टर साहब एक छोटा सा पॉइंट और भी रेज करना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू दैट अटैक दैट जो सुनने में आ रहा है, जिसको अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज़ होती है, इसको नहीं लगता कि इसको स्पिन किया जाएगा या दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान कि अगर डॉक्टर जयशंकर, अब एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो ये स्पिन करेगा कि देखें जी ईरान में डॉक्टर जयशंकर गए थे और ईरान के और भारत के ताल्लुकात इस लेवल पे हैं, और हालांकि ये जारी बात है ईरान की और पाकिस्तान की बायलैटरल रीजन है, लेकिन इसको स्पिन तो मिलेगी। डू यू थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को थोड़ा क्लियर कट पोजीशन लेके सामने आना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पाक ईरान ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं ईरानियन से इधर उधर, लेकिन इस पे ज़रा थोड़ा कमेंट कीजिए। अगर राइट आफ्टर जयशंकर लेफ्ट फॉर डेवोस तो ये चीज़ जो है वो हो जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर इसको स्पिन ये दे भी दी जाए और एक एज्यूम भी कर लिया जाए कि हो सकता है जयशंकर साहब, बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया। अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया हो, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? कुछ बिगाड़ा आपने? आपने कुछ जो किसी का भी कुछ बिगाड़ सके आज तक आप? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है, स्वाइप लूटने के और रिश्वत के, करप्शन के। तीसरी तो प्रायोरिटी कोई नहीं है किसी की। मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं। और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मोहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आते हैं, जिस तरह जैश लश्कर तैयबा और सारी। लेकिन अगर एक मैं मिसाल देता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? को किसी जगह पे किसी देखिए, दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है। या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी का कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो। लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आप देखिए आप क्या कर स्वाए को टूटा फूटा वो हमारी मैडम जारा बलोच है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है। तो बस यही है, और क्या कर, हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही होगा। और क्या, इससे क्या आगे जा सकते हैं? चीमा साहब, दर हकीकत देखिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने रिसेंटली लर्न किया है, जिसको इस वक्त भारत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस है इस पर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसको किस तरह अचीव किया जाता है? उसको किस तरह पाकिस्तान अचीव कर सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं जा सकेंगे, आपकी इन स्टेटमेंटों के, आपके ऊपर हमलों के कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप फॉर सेल पड़े हैं दुनिया के लिए, जिधर से पैसे मिल गए उनको अड्डे दे दिए, जिधर से पैसे मिले सी पैक बना दिया, जिधर से पैसे मिले कुछ कर दिया, तब तक आपका कोई ना वारस है ना कुछ है। मैं आपको डिफाइन कर सकता हूं, डिबेट कर सकता हूं कि यू आर नॉट फ्री येट।
आपने 1947 से लेकर अभी तक यू आर नॉट फ्री, यू स्टिल इन स्लेवरी, यू स्टिल अ कॉलोनी, यू आर कॉलोनी फॉर डॉलर्स एंड पाउंड्स। और उस पर आप कोई इसको डिनाई कर ले, आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। और शब्बर जैदी ने कहा था कि आपके कितने पैसे, 600 बिलियन का आपके करप्ट लोगों के पैसे बाहर पड़े। तो फिर मेरा मतलब एक ड्रामा, टोपी ड्रामा। आप तो अभी तक नोटों के इंतखाबी निशानों से नहीं आगे चल रहे हैं। मुझे वो भी कल खबर क्या चल रही थी, वो अफरीदी साहब को बोतल दे दी है, तो नहीं, पीछे पे तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को जूता मिला है और उनकी बेटी को चिमटा मिला है। आप इससे ही नहीं आगे ग्रो कर पा रहे भाई, आप इससे आगे ही नहीं जा पा रहे, आप स्टक हैं, आप अपने कपड़ों को खुद ही आग लगा के जश्न मना रहे हैं। दैट इज व्हाट योर डेफिनेशन इज। कभी देखा है कभी अपने कपड़ों को आग लगा के वो बंदा नाचने की कोशिश कर रहा हो? दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। अफसोस, दुख वाली बात। और सबसे बड़ी बात यह है, दुख वाली बात यह है कि आपके जितने सेक्रेटरीज हैं सारे के सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, और उनको शर्म ही कोई नहीं, कोई शर्म नहीं। मुल्क तबाह हो रहा है, शर्म ही कोई नहीं। बच्चा टोरंटो आके उसने अब पीआर ले लिया है, उसकी महराज यही है, उस समय तक मेरे ये जन्नत का टिकट मिल गया। बाप उधर जो होता है वो फखर से कहते जी बच्चे सेट हो गए, टोरंटो बच्चा सेट हो गया। पता नहीं बच्चा को काले ना फिरदा पे होवे की पता। लेकिन चीमा साहब क्या मेरा मकसद क्या किया जा सकता, कुछ नहीं। यही आपकी ख्वाहिशात हैं, उन्हीं के लिए मैसेज मैंने कई दफा भेजा है, उनको शायद पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता मैसेज। लेकिन ये मैं बार बार कहूंगा इन सब फ्राडियों को जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, पाकिस्तान चला रहे हैं, कब्रिस्तान टोरंटो में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी लोग मर रहे हैं रोज, और कुत्ते की मौत मरते हैं जब इस तरह की हरकतें की जाती। कईयों को जनाजे नसीब नहीं हुए यहां जब कोविड था। ये खुदा की लानतें पड़ती हैं जब आप खुदा को डिनाई करते हैं, खौफे खुदा को डिनाई करते हैं, और जब चीजें आप करते हैं, जब अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हैं 76 साल, तो फिर उसका भी कहते हैं। चीमा साहब एक चीज मैं बताऊं, मैं अपनी जिंदगी का एक तजर्बा जरूर बताना चाहूंगा। नेचर ऑलवेज जस्टिफाई। जब आप नेचर के साथ पंगे लेते हैं, नेचर जस्टिफाई। जब आप देखें ना, यहां से आप ये फॉसल फ्यूल नीचे जलाते हैं, ऊपर जाता है, तेजाब की बारिश होती है, नेचर से पंगा ले लिया ना आपने। जब आप अपनी मां के कपड़े फाड़ते हैं तो क्या होना चाहिए आपके साथ? वही हो रहा है आपके साथ। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड दैट विल कीप हैपनिंग जब तक पाकिस्तान में कोई बच्चा नहीं पैदा होता 9 महीने का, जो कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं बचाऊंगा पाकिस्तान। दैट इज द स्ट्रेटजी। डॉक्टर साहब, ये तो आप सही कहते हैं कि कोई ऐसा मर्द मोमिन आए जो करे, लेकिन अब पता नहीं वो कब आएगा, क्या होगा, कैसे। जुडिशरी में भी मामलात खराब रहते हैं, सियासतदान भी हमने देख लिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी देख लिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी देख ली, सारा कुछ ही देख लिया, पर कोई बात बन नहीं रही कि अच्छा, कहने को सारे हमारे। मुसलमान भी हैं, सारे पाकिस्तानी भी हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं सारे पाकिस्तान, जर्मन इनमें से नेशनल कोई भी नहीं इनमें से। और मिडिल जिनकी अक्सर जिनकी आप जुडिशरी की ओर कर रहे हैं, सारे लोअर मिडिल क्लास से आए हैं। सीएसएस कौन कर रहे हैं? पढ़े लिखे बने बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, सोने बच्चे शीशे के खलोतर अंदर भी नहीं पढ़ते। लोअर मिडिल क्लास अद्धे तो ना पढ़ते रहे, लोअर मिडिल क्लास दिन लैंड लगे जो बदले हो पाकिस्तान, बदले ये खून पीने आप बिल्कुल सही बात करते हैं, ये बदले लेते हैं। ये पता नहीं ये कादे गुस्से ने जेड़े आंदे ने नहीं इन्हां कोले अरे करने बच्चा दे। सेट हो गया जी, बच्चा लंदन सेट हो गया है, बच्चा टोरंटो पीआर मिल गई जी, बच्चा पीआर मिल गई। कहते साडा खद मकसद कहते चॉइस ऑफ तुसी दे तर गए हो, बच्चे को पीआर मिल गई है। वाह वाह वाह। तो तार से उधर भी तो काम ही करना पड़ता है ना, मैंने तो देखा है लोगों वाह को। यार, चीमा साहब की यार कनाडा का पीआर तुम्हारी जन्नत की टिकटें, वो कुछ शर्म करो यार। मतलब समझ ना, नॉर्थ पोल उत्ते आखिरी मुल्क उत्ते हो रहे जन्नती हो गए किधर। अंग्रेजी नहीं, बस कहते बच्चा बहुत इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, बहुत अच्छी। चले देखते हैं कि अच्छी इंग्लिश और कनाडा का पीआर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं और पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाता है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, सर। इट्स ऑलवेज प्लेयर। आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।